ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो गया होगा, हम लोग रसायन विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इसके पहले जो है परमाणु संरचना पर 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप यदि उनको देखने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यदि नहीं भी देख रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा उसके जो है प्रतिकण कौन कौन होते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन से हमें क्या परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रोटॉन, क्योंकि कंपेयर करते हुए चलेंगे तो ठीक रहेगा, प्रोटॉन, और ये हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस किरण से उत्पन्न हुआ है, तो वो हुआ है कैथोड किरण। कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई। कब हुई, तो वो सन आप याद रखिएगा 1887 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का खोज एनोड किरण से हुआ है, या इसी को किनाल किरण भी बोलते हैं। किनाल किरण ये 87 है, तो ये 1984 था। 1884 में ही जो है एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, ध्यान दीजिएगा, गोल्डस्टीन। जो गोल्डस्टीन थे वो 1884 में ही प्रोटॉन का क्या कर दिए, एनोड किरण से खोज कर दिए, लेकिन नाम इन्होंने नहीं रखा, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन में क्या होता है कि कोई भी विलयन हो, अगर कोई भी विलयन हो उसमें यदि अल्फा कण की बमबारी करते हैं तो क्या निकलता है, न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है 1887 में कैथोड किरण से उत्पन्न हुआ, और ये 1932 में इसका खोज हुआ। सबसे लास्ट में खोजने वाला तत्व न्यूट्रॉन है। 1932 में इसका खोज हो गया। कैथोड किरण द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, और एनोड किरण या कैनाल किरण द्वारा जो है प्रोटॉन का खोज हुआ। और उसी को, यानी इस एनोड किरण से जो है किसने खोजा था, तो गोल्डस्टीन ने, क्या, प्रोटॉन। लेकिन उसका नाम किसने रखा, तो रदरफोर्ड साहब रखे। तो इसलिए पूछा जाता है खोजकर्ता से लेकर कि किसके खोजकर्ता कौन है। तो बताओ, ईटा पर नाचे, आप लोग तो बचपन से सुने होंगे, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ईटा पर नाचे। ईटा, टा का मतलब हो टॉमसन साहब। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज किया। और यहाँ पे आता है रदरफोर्ड। अब बताओ, अभी कहें हमने कि गोल्डस्टीन थे, लेकिन रदरफोर्ड जब 1911 आया था, उस समय जब हम रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ा रहे थे, तभी जो है उन्होंने ये बता दिया, रदरफोर्ड, ठीक है, ये बता दिए, हाँ टॉमसन, चलिए टॉमसन है ये, ठीक है, खोज करता है टॉमसन। ये रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन का खोज करता होते हैं, और न्यूट्रॉन के लिए क्या होते हैं, तो चैडविक, ठीक है, चैडविक जो होते हैं न्यूट्रॉन का खोज किए। तो ये खोजकर्ता हो गए। और आपसे यहाँ प्रश्न बनता है कि इनका आवेश कितना होता है। तो बता दें, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ई, इसको पी से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं ना जी। तो इसका जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। यानी कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है, माइनस में होता है। लेकिन जब प्रोटॉन का आवेश दिखते हैं तो सेम आवेश होता है, लेकिन ये माइनस न बल्कि क्या होता है, प्लस में होता है। +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो, न्यूट्रॉन का होता है उदासीन होते हैं, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसके चार्ज की हम बात करेंगे तो कुछ मत लिखिए। आवेश हो गया। आपसे ये पूछा जाएगा द्रव्यमान के बारे में, ठीक है।
कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है, किस कण का सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है, बताइए। नहीं आया, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ठीक से कभी पढ़े नहीं हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो यानी सबसे अगर हल्का कोई तत्व है, देखो -31 है तो है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो उसका होता है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, द्रव्यमान का बात होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग का होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब इसका भी द्रव्यमान का होगा 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे खोजकर्ता कौन है, आवेश का है। अब बात करते हैं प्रतिकण। प्रतिकण का मतलब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जो प्रतिकण है उसे क्या कहा जाता है। यानी प्रतिकण का होता है, देखो प्रतिकण का होता है इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, सब कुछ सेम होगा, लेकिन बस चार्ज ये माइनस में है तो क्या होगा, प्लस। यानी प्रतिकण, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण का होता है तो पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है, पॉजिट्रॉन। अब ध्यान दो, ये पॉजिट्रॉन का होता है। प्रतिकण का मतलब इसका द्रव्यमान उतना होगा जितना इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज भी उतना होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन बस इतना फर्क होता है, यानी रूप रंग सब एक जैसा होगा, काम भी एक जैसा होगा, लेकिन जो इसका चार्ज होगा पॉजिट्रॉन का वो का होगा, यहाँ पे -1.6 है तो वहाँ का होगा प्लस हो जाएगा, +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। यानी सिंपल से कहा प्रतिकण का होते, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण का होगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिट्रॉन होते हैं उसके आवेश धनात्मक होंगे, उनका द्रव्यमान, आकार, आकृति सबका होता है इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, इसीलिए पॉजिट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। ठीक है, अब हम करेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो है प्रतिकण का होगा तो उसका नाम है एंटी प्रोटॉन। आप समझ गए होंगे, यानी एंटी प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान होगा उतना एंटी प्रोटॉन, चार्ज भी का होगा वो प्लस में होगा तो ये केवल माइनस में होगा। क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का क्या होगा, तो क्या होता है प्रतिकर भाई, न्यूट्रिनो, यानी कहने का मतलब सेम यही होगा, इसका भी तो चार्ज का होगा, उदासीन है तो ये भी उदासीन होगा। यानी न्यूट्रॉन का प्रतिकण का होता है न्यूट्रिनो, प्रोटॉन का प्रतिकण का होता है तो एंटी प्रोटॉन, और हमारे पास था इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसी वीडियो में कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, आइए चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन निकालने के लिए कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा, सुन रहे हैं आप हमारी बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि हमारा मनोबल और ऊंचा हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन निकालते हैं। निकालना, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, है तो बहुत आसान, लेकिन इस पर काम नहीं करे रहेंगे तो ये कठिन होगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट आपको एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी देखने को कल मिलेगा। ठीक है, अब हम बात, कोई भी हम परमाणु यानी तत्व ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लिए, सबको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है परमाणु भार या तो द्रव्यमान, समझ रहे हैं, द्रव्यमान
संख्या। इसको किससे दर्शाते हैं? तो इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। नहीं, इसको हम लोग किसे दर्शाते हैं? तो ए से दर्शाते हैं। ये ए होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? तो परमाणु क्रमांक। इसको हम जेड से दर्शाते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। देखो, इसके पहले हमने एक परमाणु मॉडल पढ़ाया था। मोसले का जो कैथोड किरण था, उससे हमने एक चीज़ देखा कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या का होती है, बराबर होती है। जो प्रोटॉन की संख्या होती है, समझिए, यानी कहने का मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर का होता है। जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ये किसने बताया? तो मोसले साहब बताए थे। परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और हम जानते हैं, ठीक है, हम का आप भी जान जाइए कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर का होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप यहाँ तक भी समझ गए होंगे कि तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या सब के सब आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी कहने का मतलब अगर इसी को लिया जाए तत्व को, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? 11 और परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? 11 होगा। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु भार के बारे में। देखो, परमाणु भार का होता है, पहले ही आपको बता दिए। ये जो ऊपर वाला चीज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। लेकिन नॉर्मल सा चीज़ जान जाओ कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, देखो इसके पहले पढ़ा दिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? बताओ। माइनस में होता है 31, यानी कम होता है, यानी बहुत हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है यानी द्रव्यमान शून्य के बराबर माना जाता है। द्रव्यमान इसको क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। तो बताओ सूत्र क्या निकलेगा? परमाणु भार यानी ए, यहाँ पे दर्शा दिए हैं ए बराबर का होगा? बचे दो ही, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर का होगा परमाणु भार ना। यानी कहने का मतलब अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 23 में से 11 को घटा दीजिए, 12। समझ रहे हैं? न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, प्रोटॉन निकल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, नहीं चलिए हम अगले वीडियो में समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मित्रों के साथ शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब पर शेयर करिए भाई, ताकि हमें भी लगे कि नहीं हमारा जो काम लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग का मुलाकात होगा, जिसमें हम समस्थानिक, समभारिक तथा बहुविकल्पी क्वेश्चन को लेकर साथ में आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।